अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से 18,000 अरब रुपए के आसपास का वफाकी बजट आ चुका है। ताख़ीर से आया मगर आ गया, पेश कर दिया गया और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। क्या कुछ होने जा रहा है रवा माली साल, अब जो कि जिसे हम आइंदा माली साल कह रहे थे बजट आने से पहले, साल 2026-2027 के बजट में कहाँ किसको क्या क्या मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, किस तरीके से डिसाइड किया गया और इस बजट का एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इस साल में क्या असर पड़ेगा, क्या उसके बच्चों की तालीम, सेहत और उसके मुस्तकबिल के लिए इस बजट में कोई रिलीफ दिया गया है, क्या मुल्क की तरक्की इस बजट से होती हुई नज़र आ रही है। इस बजट पर कराची वालों का क्या कहना है, माहिरीन इसके हवाले से क्या कहते हैं, तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। बजट की हर तरफ बात हो रही है और वफाकी बजट आया है, 18,000 अरब रुपए के करीब का बजट है। आपने भी बजट के हवाले से खबरें देखी, कैसा लगा, कौन सी बात ऐसी है जो फॉर यंगस्टर या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए आप समझते हैं फ़ायदेमंद बात है, या क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? देखें, सब चीज़ें कम होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे महंगाई का आजकल निज़ाम है, जैसे गैस वैस है, पेट्रोल है, वो सारी चीज़ें कम होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और अपना क्या कहते हैं टैक्सेस हैं, वो भी कम होने चाहिए थे। सही है, जैसे हम रेस्टोरेंट में टैक्सेस भरते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी GST लगता है कम से कम 25%, तो वो भी कम होना चाहिए था। सही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 हज़ार का बिल आता है तो उसमें 500 रुपये तो टैक्स ही होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है शायद, हाँ। तो वो भी कम होना चाहिए था। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो समझ लें आज से 10 साल से कोई 50 से 80% बढ़ा है, उसको मिनिमाइज़ करके कम से कम 25% या 17% होना चाहिए था। बजट में एक्सपेक्टेशंस ये थी आप लोगों की? एक्सपेक्टेशंस ये थी हमारी। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई एक अच्छी खबर आपको आपके काम के हवाले से पता चली हो कि यार ये बजट में कोई अच्छी बात आई है? नहीं, आज तक तो नहीं। इस दफ़ा के बजट में? इस दफ़ा के बजट में मैं देख रहा था कि वो जो तनख्वाहदार तबका है उसके स्लैब्स बनाए गए हैं, उनके कुछ टैक्सेस में कमी आई है, मतलब इतने स्लैब वाले के टैक्स, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, या फिर? देखें, कमी अगर आनी चाहिए थी तो ज़्यादा कमी आनी चाहिए थी, ताकि उसका भी कुछ बचे अपने लिए। जैसे एक सैलरी है, उस पर भी टैक्स लगता है। बिल्कुल लग रहा है, हाँ। सैलरी पर आ रही है तो टैक्स लग रहा है, कोई हम परचेज करने जा रहे हैं तो टैक्स लग रहा है। बिल्कुल। पेट्रोलियम लेवी की बहुत बात की जाती है कि 100 रुपए जो एक्चुअल कीमत है उससे 100 रुपए ज़्यादा हम पेट्रोल की कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल। उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। अब जैसे हम गवर्नमेंट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सरकारी पुलिस वाला है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर कोई लोन लेता है तो उस पर भी सूद चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। सही है, कम से कम 50 से 60% बेचारे पे सूद चढ़ जाता है। ये बात आप शायद ये करना चाह रहे हैं कि कुछ बिला सूद कर्जे नौजवानों को मिले, नौजवानों को कारोबार कर सकें, या इस तरीके से। मतलब बजट के बारे में कुछ पता है? देखा बजट अभी 12 तारीख को पेश हुआ। बजट जो आई है हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आप खुद देख रहे हैं हालात कैसे लगे पड़े हैं। बजट अगर सही से इस्तेमाल होती तो हम इधर धक्के खाते। हम अभी सक्खर से आए हुए हैं, इधर इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कोई बजट उधर कोई भी काम नहीं है। अगर उधर कोई बजट 18,000 अरब रुपए का बजट है, दिख रहा कहाँ है? आप दिखा दें। बजट तो इतना है लेकिन हम काम तो नहीं हो रहे हैं ना इधर। उसमें से 8-9 हज़ार अरब रुपए वो कर्जों में दे देंगे ना IMF को। सारे ऐसे ही चले जाएंगे, 8-9 क्या, सारे ऐसे चले जाएंगे। हमें कुछ तरक्याती कामों के लिए भी रखते हैं पैसे। आप अभी नौजवान यहाँ बात कर रहे थे कि बिला सूद कर्जे मिलने चाहिए। मतलब अगर मुझे छोटी दुकान खोलनी है, मुझे कोई छोटा घर बनाना है, तो मुझे 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख एक कर्जा मिलना चाहिए जिसके ऊपर कोई मार्कअप ना हो। जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, कुछ करने के लिए होता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको आगे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ये तो ज़रूरी है नौजवानों के लिए, आजकल के नौजवानों के लिए ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चीज़ शामिल होती जिसके बाद आप कहते हैं हाँ यार ये अच्छा बजट है? क्या चाहिए था आपको बजट में? यही बस के नौजवानों को कर्जा दिया जाए बिना सूद के। कटो जैसे उन पे ऊपर पैसे लगते हैं, 10,000 दे रहे हैं तो 5,000 ऊपर लगे, ये नहीं लगने चाहिए। जैसे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। जी ठीक है। आपने बजट देखा है? खबरें देखी हैं बजट? देखिए
कुछ पता है बजट में क्या होने जा रहा है? हम कुछ अगर पॉजिटिव बातें करें तो बजट में 40,700 अब मजदूर की तनख्वाह रख दी, 40,000 में काम हो जाएगा? बजट में ज़्यादातर जो पैसे हैं वो तो जा रहे हैं कर्ज़े में, उनके कर्ज़े में जा रहे हैं। हाँ, दूसरी जो ज़्यादा परसेंटेज जा रही है उसकी वो आर्मी को जा रही है, भाई उन्होंने हमारे मुल्क का डिफेंस उनकी भी तो करना वो है तो ना। सही है। अब जदीद लेकिन दौर है, हम आपको पता है मिसाइलों का दौर चल रहा है, तो हाँ। हमने जदीद हथियार खरीदने होते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो एक तो ये है कि एक कर्जा लेना कम कर दें मुल्क में। ओके, दूसरा ये है कि हेल्थ को और एजुकेशन को खर्चा ज़्यादा दें, पैसे ज़्यादा दें, उसका बजट बढ़ाएं। हेल्थ और एजुकेशन का शेयर बहुत कम है। हाँ, शेयर दे रहे हैं, मुल्क में करप्शन हो रही है, सियासतदान पैसे खा रहे हैं, हाँ, काम कर नहीं रहे, पैसे खा रहे हैं। हाँ। मेन बात ये है। कर्जे खत्म होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा कर्जा कर्जा चढ़ ख़त्म गया है। होगा तो पैसा बचेगा, मुल्क में खर्च होगा। अच्छा, ये कर्जा कैसे खत्म हो सकता है? वैसे एक बात बताएं। कर्जा ये बस कर्जा लेके फिर दोबारा कर्जा लेते हैं, ये ख़त्म कर देना, एक मरतबा कर्जा दे दें, आराम आराम से दे दें, लेना छोड़ दें, अपना पैसा बनाएं। अपना पैसा बनाएं, अपना रेवेन्यू जनरेट हाँ। करें। और वो कैसे होगा? वो फैक्ट्रीज लगने से, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगने से। शहर को थोड़ा बाहर से लोग आएंगे, घूमने आएंगे, अच्छा शहर बनेगा तो फिर आएंगे ना बंदे। इस साल का जो वफाकी बजट आया है, इस बजट में एज यंगस्टर, एज स्टूडेंट, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी? नंबर 1। और नंबर 2, हुआ क्या है? यार हमारी एक्सपेक्टेशन पहले तो ये थी ना कि इस बजट में अब देखें कि दुनिया में इस टाइम जो है ना आईटी सेक्टर जो है ना, टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा है, एआई का दौर है ना, तो बजट में दूर दूर तक इन चीज़ों का कोई बात नहीं, जिक्र खैर भी नहीं, उनका हुकूमत गवर्नमेंट को इन चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं। उसके बाद बजट हमारे आ जाते हैं एजुकेशन के लिए। उन्होंने एजुकेशन के लिए बिल्कुल कम बजट रखा है कंपेयर टू आप दूसरी लाइक जो उनके वेलफेयर काम, जैसे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए ज़्यादा रख गया। 834 अरब रुपए हैं उन लोगों के लिए। उससे कोई बंदा आज तो 34 से कोई पढ़ लिख के अच्छी जगह पे पहुंचेगा तो नहीं, बस तो यही सारी जिंदगी वही लेता रहेगा। उसके माइंड वो मतलब एक मांगने वाला ही माइंड सेट रह जाएगा ना। ओके। और आपका दूसरा सवाल क्या था भाई? और दूसरा हुआ क्या बजट में, अगर आपने देखा हो कि क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप समझते हैं कि यार इससे तो मुझे एक आम आदमी होने के नाते कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो भी बताएं। यार कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी जिससे फ़ायदा हो ना, जैसे आप 1000 अरब रुपए का बजट है, कुछ तो मुल्क में काम होगा नहीं होगा? कोई डेवलप उन्होंने मतलब चीज़ें ऐसी बना दी हैं। पहले तो हम IM के मकरूज़ हैं, हमने कर्ज़े के लिए हाफ पेमेंट कर्ज़े के लिए रख दिए, बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ उनको वापस रिटर्न करनी है। उसके बाद हमने डिफेंस के लिए रख दिया है, वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वो उस पर हम कोई नो कम्प्रोमाइज़। आज के दौर में अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग नहीं तो आप कुछ नहीं, आपकी इधर बिल्कुल। उसके बाद आता है कि हमें काम करना चाहिए था हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे ना। आईटी का नाम लिया, बड़ा डिफरेंट नाम लिया, अभी तक किसी और ने नाम नहीं लिया। वही ना, हमें काम करना चाहिए था हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे, लेकिन हमने इन चीज़ों को इतना वो मतलब प्रायोरिटी नहीं दी, मतलब जितनी दी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली चीज़ है इस वक्त यही थी ना हेल्थ सेक्टर आफ्टर डिफेंस। क्योंकि अगर इंसान की हेल्थ है तो वो कुछ ऐसा है, उसके बाद अगर आपका नौजवान पढ़ा लिखा है, उसके बाद कोई नॉलेज है, तो वो आपके मुल्क में तो तरक्की लाएगा, कोई भी बिजनेस आइडिया लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक अच्छा काम किया तो है, वो कुछ स्लैब्स बना दिए हैं तनख्वाहदार तबके की, इतने से इतने लाख रुपए सालाना कमाने वाले पे थोड़ा सा टैक्स कम वो कर दिया देखा है जाएगा। मैंने, देखा है ना? जी, मतलब जो 50 से 80 हज़ार तक कमा रहा है लाख के नीचे, उसके पे 500 रुपये टैक्स है पर मंथ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो नहीं है। ये क्या चीज़ है, मतलब टैक्स कम किया। कराची की डेवलपमेंट या सिंध की मुल्क की सतह पर डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं आप इस बजट के बाद? यार इस बजट के बाद जब गवर्नमेंट ये चीज़ें हैं कि बस गवर्नमेंट के जब टेन्योर करीब आ जाए ना इलेक्शन, तब डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो जाते हैं जिधर किधर। जैसे अब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी जब इलेक्शन का टाइम आता है उधर काम स्टार्ट हो जाते हैं, गलियाँ बन रही हैं कुछ, बस वही। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं वही फिर सेम हालात हैं। तो आप कुल मिला के बजट से ज़्यादा खुश नहीं है या खुशी नहीं है? यार खुशी नहीं है ये समझो तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट सिस्टम जो भी है तो सिर्फ वो माफिया है, उन माफियाज के लिए ये बजट बनाया जाता है। ये किस तरह के उनके पॉकेट भरे जाएं, किस तरह से करप्शन करके उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए, बस ये। इसमें कोई लेना तालीम हासिल करना चाहते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं अभी, बिल्कुल।
और आप चाहते हैं कि आप इस जदीद दौर के साथ आगे चलें, कदम से कदम मिला के। उसके लिए आपको अच्छा फ़ोन, अच्छा लैपटॉप, अच्छे गैजेट्स चाहिए। बिल्कुल। ये 40,700 में सब मुमकिन है? नहीं 40,700 में तो एक आम बंदे का घर भी नहीं चल सकता। एजुकेशन तो दूर की बात रही है, एजुकेशन में बहुत सारे हमें अखराजात हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं और एजुकेशन का यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह है। 40,000 में तो हमारी जो आम बंदे का घर है उसको वो घर नहीं चल सकता, खाने पीने का सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। अगर ये बजट में हमने देखा कुछ टैक्सेस में कमी की गई है ना, जी 2%, 2.5%, कुछ टैक्सेस में कमी की गई है। अगर किसी चीज़ में वाकई कमी का आवाम को फ़ायदा होना चाहिए था, वो कौन सी चीज़ हो सकती है टैक्स जिसका हम ख़त्म कर देते? टैक्स देखें हमें अगर ज़्यादा दे रहे हैं वैसे? नहीं, जिस बंदे की सैलरी कम है, 40,000 है, 50,000 है या 80,000 है, उसके ऊपर कितना टैक्स होगा? उसका एक आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा? नहीं हो सकता। वो तो साबुन खरीदने पे भी टैक्स दे रहा हूँ, माचिस का डब्बा खरीदने पे भी टैक्स दे रहा हूँ, और दे रहा है। दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो जैसे हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल की इतनी ज़्यादा कीमत होगी, हमें ज़ाहिर बात है, हम स्टूडेंट हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें मसला बनता है। और पेट्रोल पे मेरे ख्याल से जो टैक्स है ये हटा देनी चाहिए और कम होनी चाहिए। बड़ा रिलीफ होता है। बहुत रिलीफ होता अगर है। मुझे ये बताया जाता कि बजट में मैंने पेट्रोल के टैक्स ख़त्म कर दिया है, चले बाकी दुनिया के लिए नहीं, फॉर यंगस्टर्स या फॉर स्टूडेंट्स, तब भी शायद इसको सराहा जाता कि चलें कुछ नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाला नौजवान जो रोज़ाना जेब में 400-500 रुपये रख के लेके जाता है, उसका 100-150 रुपये सेव हो जाएगा। अगर ये बताया जाता कि बिजली का टैक्स खत्म कर दिया गया तो भी फ़ायदा होता सर, बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। हम इधर फ्लैट पे रहते हैं, हमारे फ्लैट पे हम 6 लड़के हैं, तो हमारे फ्लैट का तकरीबन कम से कम 11 से 12,000 बिल आ रहा है। तो ये देखें कि हमारे अखराजात कितने हैं। अलग है, रेंट अलग है, गैस अलग है, पानी का सिस्टम अलग है, ये बहुत सारे अखराजात हैं। तो ये देखें कि कैसे पूरे होंगे। कैसे पूरे? अच्छा, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कर्ज़ों में आधी रकम चली जाती है हमारे बजट की, आप भी इस बात को जानते हैं जी अगर हमें कर्ज़ा उतारना हो जी। इसका कोई तरीका है? इस दुनिया में ये बना ही नहीं है, क्योंकि हम पिछले कई दहाइयों से कर्जे ले भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सर देखिए, हमारे पास कोई अच्छा लीडर हो या अच्छा कोई हुक्मरान हो तो उतर सकता है कर्जा, क्यों नहीं उतर सकता? हाँ कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उतार सकती है। मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा हो तो बिल्कुल उतर सकता है। मैं भी कर्जा लूँ किसी से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो लोग उसको उतार देते हैं। तो अगर मुल्की सतह पर भी कर्जा लिया जाता है तो यकीनी तौर पर उतर सकता है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने, पड़ोसी मुल्क की, 1991 के बाद वो कभी भी IMF के दरवाजे पर नहीं गए। दैट्स मीन कि उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि आज इतना स्टेबल किया है कि उन्हें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ गामज़न है, बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो रही हैं, तो इस कर्ज़ों से भी हमारी जान छूटेगी। जी सर, बजट आया है अभी जो है, इसमें कहा गया है कि 8,400 कुछ का जितना वो जिसका बजट है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, यानी कि वो अमीर आदमी कहलाएगा। अच्छा, जो 8,500 रुपये माहाना कमा रहा है, हाँ वो अमीर आदमी कहलाएगा। हाँ, वो गरीब के अमीर नहीं कराएगा, पर वो गरीब के ज़िम्मे में नहीं आता, गरीब के ज़िम्मे में नहीं आता। हालांकि इस अगर दौरे हाजिर के हिसाब से देखा जाए तो 8,500 रुपये कमाने वाला तो इंतहाई गरीब होने के ज़िम्मे में आता है। इंतहाई गरीब का, गरीब से बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं होता, वो स्टार्ट ही भी नहीं होती। 8,500 में तो कुछ भी नहीं होता, स्टार्टिंग होती है सर वो। पर ये 40,700 रुपये की है ना इस दफ़ा बजट में तनख्वाह उन्होंने मजदूर की, सही नहीं है ये? 40,000 सर मंजूर तो होती है, लेकिन मिलती कहाँ है आजकल? मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मजदूर को 25,000, 30,000, 35,000 मिल जाती है। वो भी आते आते जो किराओं में कट के 10,000, 15,000 वो वही आके 20,000 बन जाती है। उसमें से गरीब बंदा क्या ही खाएगा? 40,700 मिलेगी नहीं। 40,000 कहाँ से मिलती है सर? मुश्किल से मिलती है। अच्छा, क्या चाह रहे थे बजट में? फिर हुकूमत क्या ऐसा करती कि आप खुश हो जाते, आप कहते हैं हाँ यार कोई फ़ायदा हुआ है? कौन सा ऐसा काम किया जाता? आपको क्या चाहिए हुकूमत से? हुकूमत से चाहिए कि एक फ़िक्स सैलरी कर दें, जो 50,000 तक सैलरी कर दें उसमें, और कम से कम मिले भी, कम से कम पेट्रोल की कीमत जो है 250 तक या 260 तक कर दें। वही उसके ऊपर से वो लेवी भी हटा देंगे जो टैक्स, बड़ी बात है, वही बड़ी बात है गरीब के लिए। कम से कम 250 तक होना चाहिए पेट्रोल, ताकि जो गरीब बंदा जो उसका अपना रोजी रोटी चलाता रहे। एक तो फिक्स सैलरी आपको चाहिए थी कि इस वक्त 50,000 से नीचे गुजारा मुश्किल है, और दूसरा पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। कम से कम 250 रुपये या 260 रुपये तक होना चाहिए। वो
बजट के हिसाब से है हमारे। इस बजट के बाद हज़ारों अरब रुपए का बजट है ना, आपको लगता है कि अब इस बजट के पास होने के बाद कराची में या बाकी मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा काम हो सकेगा, हमारी सड़कें वड़कें ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं? उम्मीद तो यही है सर कि हो सके। उम्मीद के अलावा नज़र क्या आता है? नज़र तो हमें सर टूटा फूटा ही नज़र आता है कराची में। उम्मीद अच्छे की है, आसार अच्छे नहीं है। आसार अच्छे नहीं है सर। चले, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, मगर आसार क्यों अच्छे नहीं है ये ज़रा जानने की कोशिश कर रहे हैं कराची वालों से। बजट, क्या मुल्की वफाकी बजट आपके घर के बजट में कुछ फ़ायदा कर रहा है? कहीं किसी किस्म का कोई रिलीफ दे सकता है या नहीं दे सकता? बात करते हैं, क्या कर देती हुकूमत ऐसा? हुकूमत पेट्रोल कम कर देती नंबर 1। तो और कम तो कितना कम? कम से कम भी अगर 400 रुपये पे अभी चल रहा है, 370 रुपये 18 रुपये, कम से कम भी कोई 200 तक कर देती। 200 तक पेट्रोल कम होना चाहिए था। पेट्रोल कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पेट्रोल का ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से होता है, पर टैक्स हमारा अपना लगाया हुआ है लेवीज के ऊपर, वो माफ़ हो सकता था। नंबर 2, पेट्रोल के अलावा और क्या हो सकता है? तनख्वाहें बढ़ा सकते थे। 40,700 की है ना बजट में तनख्वाह। नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कम है? नहीं तो वो जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं है सर इसमें। अच्छा, आम गरीब आम आवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरियां भी छिनी जा रही हैं, फ़ायदा नहीं है। कितनी तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम? कम से कम भी इसी दौड़ के हिसाब से कोई लाख रुपया होनी चाहिए। लाख रुपए तनख्वाह कह रहे हैं एक आम आदमी की होनी चाहिए। यार असल में बात पता क्या है, किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारी जो अपनी खुद की आवाम है ना, हाँ। वो सो गई है। अच्छा, ठीक है, अंधे को भी दिख रहा है, बच्चे को भी पता है। अब वो हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जिसकी 8,500 जो है वो कमा सकता है वो गरीब नहीं है। अब इनको बंदा बोले कि तुम लोग 10-10 लाख रुपए की चीज़ के ले लो, ठीक है। अगर एक बंदा 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं है और तुम लोग 10-10 लाख रुपए की चीज़ के ले लो। 8,500 में तो शायद बिजली का बिल ही मुश्किल से भाई मैं बाइक चलाता हूँ ना, ठीक है, मेरा 13,000 रुपये किराया, 6,000 बिजली का बिल आता है, पानी मूल का दिलवाते हैं, गैस आती नहीं है। तो खाली ये अखराजात आप लो ना तो ये महीने का 40 से 45,000 रुपये बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये किस मुंह से कह रहे हैं मैं तो? अच्छा, ये तो वो अखराजात हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, मगर जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, जैसे कि तालीम, सेहत, ये तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो आप वहाँ बहुत नहीं बहुत पहुँच दूर सकते। की बात कर रहे हो आप। हाँ। हम दुनिया में 50 साल पीछे हैं, हाँ। दूसरे ममालिक से हम 50 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ पे बेईमानी अरूज पे, हमारा सदर पाकिस्तान से ले के पटवारी तक सब करप्ट है, करप्शन ज़्यादा है। बस सीधी सी बात है, ठीक है। अब वो आप मुझे बताओ दूसरे मुल्कों में पेट्रोल किस तरह से मिल रहा है? आपने लेवी की बात की, मैं सुन के रुक गया। कितनी लेवी चल रही है पीछे, आप देख लो कितनी लेवी लग रही है। यार ये वाहिद मुल्क है जिसमें कीमत से ज़्यादा लेवी लगती है, ठीक है। आप टैक्स ले रहे हो, आप इसी चीज़ पे आगे चले जाओ। कॉर्नर पे पुलिस वाले खड़े हैं, वाइट वर्दी वाले, चिंगजी वाले, इनका नोटिस निकला हुआ है, नहीं चल सकते ये। फिर चिंगजी से 100 रुपये लेके छोड़ रहे हैं, उनसे पूछो बोलेंगे ऊपर तक जाता है। आखिरी सवाल ये है, इस बजट के बाद आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी, कुछ चीज़ों में रिलीफ पहली बात मुझे ये बताओ कि बजट होता क्या है? बजट है ना, मतलब क्या चीज़ है बजट? बजट बनाया है यार वो इतना शेयर इसका, इतना शेयर इसका, एजुकेशन में इतने। इसमें भाईका वाले का क्या है, मोची का क्या है, ठीक है, एक झाड़ू फेरने वाला उसका क्या है, वो बताओ। वो हमें बजट है ना, वो हमारे काम का। ये बजट है, आम वज़ीरों का आदमी को कितना है, इससे कौन लेना कितना देना है। नहीं है। बजट से कोई हाँ, लेना देना कि नहीं है। आपने कर्जों में कितने देने हैं और हमें ये बताएं कि हमें पानी कब मिलेगा, हमें गैस कितनी मिलेगी, हमें बिजली कब मिलेगी। ये जून जुलाई में हमारा नोट पेट्रोल पे चलेंगे। टैक्स माफ किया या नहीं किया है? भाई किसी आम आदमी का ताल्लुक इस किसी बातों से। काम का ही नहीं। नाजरीन, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस मौजू पर कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम कराचीआइट्स और ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और उस पर अच्छी गिरप रखते हैं, यकीनी तौर पर उनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल है। ताजिर बरादरी हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हो, वो इस बजट से कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा उठाती है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। रियल इस्टेट के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस बजट में रियल इस्टेट के नुमाइंदे या उनके ओहदेदारान
कैसा देख रहे हैं बजट को, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए फहद जाफरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप पाकिस्तान रियल एस्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। फहद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट 2026-27 कैसा रहा, कैसा लगा? थोड़ा देर से पेश हुआ बजट, आपकी नज़र में ये बजट कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से आपका शुक्रिया अदा करूँगा। देखें, बात यह है कि बजट खुशाइंद है और हर साल ये होता है कि कुछ ना कुछ बढ़ता है। इस दफ़ा कुछ कम की गई है और मज़ीद टैक्स नहीं लगा है। तो मैं इसको एक पहली उस पर सब क्रिटिसाइज़ की तरफ नहीं आऊँगा। ये एक अच्छा इक़दाम हुआ है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म में रखे। दूसरी चीज़ देखें, इसमें कुछ मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। गवर्नमेंट ने इसमें 7E को ख़त्म किया, ठीक है, जो कि एक आप समझें कि जालिमाना टैक्स था। दूसरा CVT बायर के लिए पहले ख़त्म कर दी थी, अब सेलर के लिए उन्होंने आधी कर दी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा बायर के लिए उन्होंने नया रिलीफ कुछ नहीं दिया। मतलब 1.5% था, अभी 1.2%, तो ये 0.25% कुछ नहीं है। तीसरा, स्लैब अभी तक नहीं बताया कि आप 1 रुपये की आया प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने पे 2.5% है, 3% है या 3.5% है। तो ये स्लैब ख़त्म कर देना चाहिए इनको, ठीक है, ख़ास तौर पे। और आप वैल्यूएशन बढ़ाने की तरफ जाते हैं, तो जब आप स्लैब ख़त्म करेंगे, टोटल जितनी भी जो बंदा डिक्लेयर कर रहा है अपनी मर्ज़ी से, इससे क्या होगा, हुकूमत के पास नए जो है लोग भी आएंगे। अच्छा, हमें जो हमारी गवर्नमेंट है इसको मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मजीद लोगों को टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत है, टैक्स नेट में शामिल करना है। एग्जैक्टली। और साथ साथ जो है इससे क्या होगा, आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, बानिस्बत आप रखें कि आपने बड़े बड़े टैक्स लगा देने हैं और आपने देखा लास्टली क्या हुआ 2 सालों में कि रियल इस्टेट बैठा होता है। रियल इस्टेट अकेले खुद कुछ क्या होता है कि ये 32 बड़ी इंडस्ट्रियाँ चला रहा है, इससे छोटी छोटी 70 छोटी छोटी इंडस्ट्री चल रही, 8 करोड़ लोग हैं इसका रोज़गार है इससे। तो आप समझें एक पूरी इंडस्ट्री चला रहा है। दुनिया की इकॉनमी इस पे बेस करती है, चाहे आप दुबई ले लें, USA ले लें, दुनिया की इकॉनमी बेस कर रही है। अब हमारे पास देखें, इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है। हमारे एयरफील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अभी जो अल्लाह ने काम लिया है इनसे, आज आप देखें ना कि USA और ईरान का जो मामला हुआ, इस पर पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। उससे पहले इंडिया की हमने ईंट से ईंट बजा दी। तो ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। आप दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुबई से लोग और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो सेव नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने आपका दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत रखा हुआ है। तो लोगों की यहाँ पे आंखें हैं कि यार आप कम से कम कोई पॉलिसी तो दें। लोग तो तैयार है आने के लिए। हमारी ओवरसीज़ क्लाइंट से बात होती है और वो कहते हैं कि यार सबसे पहले मैं कराची में रहता हूँ, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आप एयरपोर्ट से आते हैं, सबसे पहले जो क्लाइंट देखता है वो देखता है सिक्योरिटी, वो हमें मिल रही है। जी बिल्कुल मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब दूसरी बात जो उनको करनी पड़ेगी, मैं आपके तवज्जुह से हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो ख़ुद इस कराची शहर से, सिंध के सूबे से बिलोंग करते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप हाल देखें, जगह जगह हर चीज़ टूटी हुई, हर रोड टूटी हुई है। पानी यहाँ पे मैसर नहीं है, पीने का पानी। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी, आपको पता है कि आपको डर होता है कि आप रोड पे कहीं खड़े हो जाए, आपका मोबाइल छिन जाए। तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के पावरफुल मुल्कों में से एक है। हमारी दिफाई निज़ाम, हमारी फ़ौज, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने करम किया है अपना। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ नंबर 1 पे इस वक्त। लेकिन आप पहले नंबर पे सिक्योरिटी का तो इंतज़ाम आपने कर लिया, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए, ठीक है, और इसको बेहतर करना चाहिए। ख़ास तौर पे कराची, देखें कराची पाकिस्तान की रील की हड्डी है मैशत की। यहाँ पे पोर्ट्स हैं। अभी आप देखें ना, हुर्मुज़ बंद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह शिपिंग सेक्टर कई सालों से बैठा हुआ था। बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह ने एक्सपोर्ट हमारी डबल के 10 गुना बढ़ा दिए। तो क्या वो जो फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे, क्या वो रोडों पे नहीं निकलेंगे? क्या वो फूड स्ट्रीट पे नहीं जाएंगे? जैसे कि पहले होते थे, हम कराची में देखते थे कि घूमते थे लोग यहाँ तो घूमते थे। तो यही बात है, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करने का हल्का सा हुआ। आप रेड लाइन, ऑरेंज लाइन देख लें, आप सालों से रोड खुदे हुए। हमारे पास पीने का पानी नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है। आप मुझे बताएं, आपके पास कितने अस्पताल हैं? इतनी बड़ी कराची की 6 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है तो 8-7। अच्छा, आप शुरू से जो है वो चंद करोड़ ज्यादा ही कराची को नहीं देखें, इसकी बात सही है। लेकिन आप देखें ना कि आप इसकी जो आखिरी रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें 2 करोड़ समथिंग की है। तो आज आप दोबारा वो करवा लेना, तो आप जब तक नहीं होगा। अच्छा, फिर आना जाना भी लगा रहता है शहर में लोगों का। आना जाना लगा रहता है और हर बंदा यहाँ पे ख्वाब लेकर आता है। जैसे दुनिया के अंदर आप न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जाते हैं तो पूरा अमेरिका उधर आता है ना, तो वहाँ पे वो एक डिज़ाइन वो अलग होता है
पूरा अमेरिका अलग है और मैनहट्टन अलग है। इधर दुबई में आप जब बर दुबई जाते हैं, शारजा अलग है और बर दुबई अलग है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं। इसी तरह कराची, मैं ये नहीं कह रहा कराची सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन ये मेट्रोपोल सिटी है, इसको एक अलग तरीके से, जैसे एक अलग अहमियत है। एग्जैक्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, करोड़ों लोगों की आमदो रफ्त है, तो इसको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची 70% टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में, तो कम से कम उससे आधा ही कुछ खर्च कर ले। रियल एस्टेट से कराची की बल्कि पाकिस्तान की मईशत की बड़ी एक सपोर्ट है। और हम तो ये बात सुनते आ रहे हैं कि भाई कराची में दिन ब दिन प्लॉट्स महंगे होते जा रहे हैं, ज़मीनें महंगी होती जा रही हैं। दैट्स मीन कि रियल एस्टेट का काम तो अच्छा चल रहा है ना। ये जो अभी टैक्सेस आपके बकौल आपने कहा कि चंद फीसद कम कर दिए गए, इसमें कमी तो आई है, कहीं 5.5 से 2.75% कर दिया, कहीं 2.5 से 1.25% कर दिया है, तो ये कमी तो है। इसमें क्या ड्यूरेशन का मसला है? आप समझते हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग है या फिर इसे आगे तक चलना चाहिए? देखें, आप मेरी बात समझें, पहले तो आपकी तरफ से मैं लोगों को, मैं एक वकील भी हूँ, मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ हम समझते हैं कि एडवांस टैक्स का मतलब है कि आज प्लॉट आपने या प्रॉपर्टी बेची और उसके बाद टैक्स दे दिया और ख़त्म हो गई। देखें, बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि जब अगले साल आप रिटर्न जमा करा रहे हैं तो उसमें जो आपने कमाया ना, उसके हिसाब से स्लैब, जैसे अभी सुपर टैक्स 200 मिलियन के ऊपर जो है नीचे है, तो वो सुपर टैक्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन उसके ऊपर है तो वो सुपर टैक्स लगेगा। तो आपने उसके ऊपर प्रॉफिट क्या कमाया, आपको एडवांस टैक्स तो उसी टाइम पे कर देना है, लेकिन रिटर्न के अंदर जो आप जमा कराएंगे उस पर जो प्रॉफिट, उस पर अलग टैक्स लगना है। अच्छा, ये पहले ये था कि 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता था। अब यहाँ प्रॉपर्टी लोग लेते हैं होल्ड करने के लिए। देखिए, गोल्ड की तरह नहीं है मार्केट की, आज ली और कल सुबह बेच दी। इससे नुकसान क्या होता है? इससे एक आम आदमी सरवाइव करता है। देखें, जब आप लोगों को पैसा होल्ड करवाएंगे ना, उस पर लंबी ट्रांजेक्शन होगी, तो क्या होगा, उसके बाद उससे जो कमाई होती है फिर दूसरी इंडस्ट्रीज में लगती है। जब आप उनके एसेट्स को आप मजबूर करोगे कि वो आज लें और कल बेचें, तो इससे वो क्या नुकसान होता है, कमोडिटीज़ के ऊपर पैसा जाता है और उससे एक आम आदमी सर्वाइव करता है। उस पर आप देख लें, कभी आप देखते हैं, आपकी तरफ से आपका चैनल तो बहुत प्रमोट करता है, कभी आप लोग फ्रूट वाले, रमज़ान में फ्रूट वालों को केला क्यों महंगा हो जाता है, और कभी आप लोग जो है वो रमज़ान के बाद फलों के ऊपर आ जाते हैं कि यार ये क्यों महंगा हो जाता है। मसला ये है कि जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, ये वही लोग हैं जो सोना खरीदते हैं और वही लोग हैं, उनको पता है कि पीने के तो पानी आपको लगता है यहाँ पर भी वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है? जी। जब आप लोगों को ये तय कर देंगे कि भाई 5 साल के बाद आप जब भी बेचो आपके ऊपर कोई, ये पहले भी था कि कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, आप स्लैब जो है वो ख़त्म कर दें। स्लैब का मतलब ये है कि जो अभी आपने बात की ना कि वो है 10 करोड़ से ऊपर, अगर किसी की 20 करोड़ की से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर फिर अलग स्लैब लगेगा, वो 5% पे काउंट नहीं होगा। तो ये इसके लिए मैं आपकी तरफ से चैनल से बात करूँगा कि ओवरऑल स्लैब्स को आप ख़त्म कर दें। पहले वाली आप म्यार ले आएँ कि 5 साल के बाद कोई जो गेन होता है जब हम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, 5 साल के बाद उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी बात, इसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि पिछले साल की तरह बजट 3 साल पहले टैक्स कुछ और थे, 3 साल ये खदशा भी रहता है सर। आपको नहीं पता कि कल को आपकी जो है 6 महीने के बाद मिनी बजट आ जाए और उसके ऊपर उन्होंने एक नया टैक्स लगा देना। तो आप कम से कम जो पॉलिसी लेकर आए आपके चैनल के तरफ से कम 5 साल 10 साल के लिए पॉलिसी आनी चाहिए। पॉलिसी अगर बनाए तो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और वक्त का दामन तंग है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि कौन सी मजीद ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जिससे ना सिर्फ एक कारोबारी शख्स को, एक आम आदमी को भी इस बजट से फ़ायदा मिलता और वो इस दफ़ा शामिल ना हो सकी? देखिए, सबसे पहले कहूँगा कि अभी आपने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात की, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये आज तक इसके बायलॉज नहीं बने हुए। सबसे पहले इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए ना इसके बायलॉज बनाए। बायलॉज बनाने के बाद एक रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे दुबई में रीरा है ना, सबसे पहले रीरा की तरह एक यहाँ पे एक बायलॉज बने। देखिए, पास आउट हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन टाइम लग रहा है। अब मुझे नहीं पता, वो टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखें आम आदमी फ्रॉड होने से कैसे बचेगा। आप अक्सर सुनते हैं कि बिल्डर्स टाइम पे वक्त पे चीज़ें पूरी नहीं करते और भाग जाते हैं। आपके पास कोई बायलॉज ही नहीं है ना। जब आपका बिल्डर बनाने से पहले हुकूमत के अकाउंट में पैसे पूरे डाल देगा, उतने ही पैसे जितने की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो कभी भी भाग नहीं सकता। तो अभी क्योंकि आपके इंटरपोल के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो आप पकड़ के लेकर आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे फ्रॉड होते हुए बचेगा। दूसरी, मैं बजट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बायर है ना उसका मजीद टैक्स ये और कम करेंगे, क्योंकि 0.25% कुछ नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है कि 71 लाख रुपए से जो टैक्स पेयर है
उसको नीचे करके 40 लाख, पहले 41 लाख था, एक आम सैलरीड पर्सन को 71 लाख के ऊपर उसके ऊपर टैक्स के ऊपर ज़िम्मे में लिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आम आदमी जो है उसको एजुकेशन, उसको जो है हेल्थ, तो आप, मेरा ताल्लुक तो बिजली से है, गैस से है, पानी से है, सेहत से है, तालीम से है। देखिए ये सब चीज़ें होती हैं तो घर में रहते हुए भी इंसान अच्छा लगता है। एक घर खूबसूरत है, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, तो उस घर का क्या काम। तो अब इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपकी गैस बिजली ये सस्ती करें। दूसरा आपका हेल्थ, आप एजुकेशन देखें, आपने एक औरत को पढ़ाया, पूरा नस्ल पढ़ी। आपके यहाँ ऑलमोस्ट 4 करोड़ बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से महरूम स्कूल हैं। से बाहर हैं। ठीक है, आपके यही बच्चे जो है यही जो है बच्चे हैं, ये आने वाले वक्त में डॉक्टर कदीर खान और एयर मार्शल आसिम मुनीर बनेंगे। तो इसी तरह पूरी दुनिया में यही बच्चे जाके नाम रोशन करेंगे। तो आप इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर भी काम करें। रियल इस्टेट में सॉरी टॉपिक से हट गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बेसिक है। बेसिक चीज़ें एक आवाम को पूरी मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान, जो एक नारा उम्मीद लगता है। करते हैं कि ये भी अब बजट के अंदर चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर होंगी, अगरचे अभी कुछ इसका जो एक शेयर है वो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता जिससे कराची और पाकिस्तान भर के लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, मगर होप फॉर दी बेस्ट चीज़ें मज़ीद भी बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद आते हैं मज़ीद बात करते हैं। नाजरीन, हम एक बार फिर बात कर रहे हैं बजट पर। एक दफ़ा हमने बजट आने से पहले इस पर अवामी राय, माहिरीन की राय ली, और अब जबकि बजट आ चुका है तो इस पे माहिरीन क्या कहते हैं, कारोबारी तबका, कराची का एक आम आदमी, उसकी नज़र में बजट कैसा है, इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। और फ़िलहाल इस वक्त इस मौजू पर बात करने के लिए हम कराची में अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब के साथ मौजूद हैं। आप कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हालात हाज़िरा पर, बजट के हवाले से, मईशत के हवाले से आप गाहे गाहे जो है वो अपने ख़याल का इजहार करते रहते हैं। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट 2026-2027 कैसा लगा आपको? आओ बजट खेलें। अच्छा, और क्या बोलूं, इंडस्ट्री वाले भी बजट खेलेंगे, गरीब तबका भी बजट खेलेगा, मिडिल तबका भी यही खेलेगा, स्टॉक एक्सचेंज यही खेलेगा, सब यही खेलेंगे, बजट खेलते हैं। क्योंकि बजट फाइनल नहीं होता है, ये सालाना होता है, लेकिन हर वक्त कोई नई चीज़ आ जाती है। तो इसको बजट मुस्तकिल होना चाहिए, तो साल का होना चाहिए भाई, पूरे साल यही रहेगा। फिर ये तो ऐसा तो वो है ही नहीं। आप रिकॉर्ड उठा लें पिछला, कि इसमें नई तारामहीम आ जाती है, फिर नई चीज़ आ जाती है। तो ये गोरख धंधा है एक, यहाँ से कान पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ें। हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में, जो पिछले कई सालों के बजट के मुकाबले में, इस साल हर सेक्टर में रिलीफ मिला है। सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे दीगर टैक्सेस में जो है वो कई फीसद कमी की गई है। तो क्यों ना खुश हैं? मुझे बताएं, हाँ, कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है बिजली के बिल, गैस का बिल, पानी, कोई इंडस्ट्री चला सकता है? पहले ये सवाल का जवाब दे दे। इंडस्ट्री पे तो ताले लग रहे हैं, आप रियायत क्या देना चाह रहे हैं? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, ये वो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है कराची, उसको ही तोड़ रहे हैं आप। तो कहाँ ये फले फूलेगा? ये पाकिस्तान तो फलना फूलना चाहिए ना। अभी कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म की MKM के वफ़द से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा स्पेशल पैकेज 20 अरब रुपए का कराची को दिया जाएगा। मेरी बात समझें आप, तालीम पे कितना रखा हुआ है पैसे, ये बता दें आप। इस बजट में कोई 46 अरब क्या होगा? पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो बच्चे हैं? आप आबादी का तो देखें, तनासुब 25 करोड़ थोड़ी हैं, ये ज़्यादा हैं, 27-28 करोड़ पहुंच चुके हैं। बच्चों की तालीम कहाँ है? मुझे बताएं, उनको किताबें मिलती हैं, कोई स्टेशनरी, कुछ बताएं। सेहत सेहत के लिए क्या रखा है आपने पूरे पाकिस्तान? 26 कुछ अरब गालिबन, और 26 अरब, और आप इस पे किस पे लगा रहे हैं? 27 करोड़ अवाम पे सेहत पे खर्च करेंगे। कहाँ से खर्च करेंगे? एक इंजेक्शन भी नहीं ले पाएंगे, एक पेनाडोल नहीं ले पाएंगे। तो सेहत पे बजट कहाँ है? तो दीगर चीज़ों पे तो कमी आई है ना, जैसे कि कुछ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, ख़वातीन की जो अद्वियात हैं उसके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए गए। माना उजरत भी तो बढ़ाई है, अब 40,700
देखें 13% जब महंगाई हो जाए वो 7% उनको आप देंगे तो फिर भी वो कर्ज में ही हैं, कहीं कर्ज में रिलीफ तो नहीं मिला। ठीक है। आप ये कहें कि हुकूमत वक्त 83,000 मेरे हिसाब से 83,250 अरब की कर्जदार है। सही है। आप ये बताएं 83,250 अरब, तो आप ये तो बताएं उसकी किस्त चुकाई है ना इस दफा 10,000 के करीब, देखें 8,000 के करीब 40% हमारा सूद की मद में चला जाता है। हाँ तो कम कर रहे हैं ना, 83 में से देखिए, कम हो आप- जाएंगे। मेरी बात तो कम कहाँ हो जाएंगे, फिर बढ़ेंगे ना। आप समझे ना अच्छा। बात को, तो समझे। जी, जरूरत जी। जब जरूरत पड़ती है तब आए पैसा दे दें, वर्ल्ड बैंक दे दे, यही बैंक दे दे। अरे भाई यकीनन कर्जदार ही हो रहे हैं, कोई ग्रोथ थोड़ी हो रही है। पहली बात तो ग्रोथ देखें, ग्रोथ नहीं हो रही है, हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। तो इससे तो ये IMF से जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, IMF के मुताबिक ही बजट बनता है, जब वो मंजूर करता है तो बजट अनाउंस होता है। आप क्यों नहीं समझते? आप भी तो समझे ना। अब ये बताएं कि कोई गरीब आदमी ग्रोसरी भी लेने जाए, सिर्फ आटा ले ले, सिर्फ आटा ले ले, ठीक है। मैं दूसरी बात नहीं करता, 150 रुपये किलो अगर वो लेता है, 750 रुपये का आटा लेता है, 5 किलो मिनिमम बोलता हूँ, 5 किलो रोज़ का। जब उनकी फैमिली हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो 5 किलो आटा 3 टाइम में ख़त्म हो जाता है। 30,000 रुपये आटा ले लेगा तो फिर क्या खाएगा? रोटी और पानी। अच्छा बिजली कहाँ है ये बता दें, गैस है कहीं, लोड शेडिंग के अलावा कुछ है? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ है तो आप बताएं। फैमिली तो रोड पे नहीं सो सकती, गर्मी में वो बच्चे रोड पे सो जाते हैं, और यानी आप समझें कि मर्द हजरात भी सो जाते हैं। लेकिन कब तक? पाकिस्तान के लिए सोच कब आएगी? यकीन माने कि ये बजट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम कर्जदार इतने हैं कि हम आगे आगे बढ़ते आप जाएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट में, क्या होना चाहिए था? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि बजट में कोई एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं थी, और ना पहले थी ना आज है। हाँ। क्योंकि देखें जो कर्जदार होता है ना, तो कर्ज मांगने वाला ज़रूर मांगेगा। हर चीज़ को गिरवी रख दिया जाता है IMF पे। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ वो तो अपनी सिक्योरिटी तो लेगा ना। और जब हमारे मुल्क की मईशत को ठीक करना, यानी सियासतदान आपस में, आप ये देखें कैंटीन में 1 रुपए की रोटी है, यही गरीब के लिए 25 रुपए 30 रुपए की रोटी मिलती है। जी हाँ। सालान उनको 1.5 रुपए में दिया जाता है। आप ये बता लें, आप ये पूछें कि 3 अरब की 10 माह में गाड़ियां इंपोर्ट क्यों की गई? यही 3 अरब बचाते ना, मोटरसाइकिल पे भी चलते हैं लोग और पुरानी गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सी नई बात हो गई है? तो क्यों नहीं लगाते? लग्जरी आइटम को क्यों बंद नहीं करते? आप ये बताएं, दवाइयों में या मिल्क पाउडर जो बच्चों का दूध है उसमें कितना इजाफा हो गया, दवाइयों में कितना इजाफा हो गया, उसमें टैक्स का इजाफा। इसमें बच्चों का दूध का देखना था, जो अपनी दवाइयाँ जो रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं? शुगर का मरीज़ की इंसुलिन डबल से रेट ऊपर जा चुके हैं। देखें ये सब चीज़ें सोचने की हैं। ये इस हालत में पहुंच गया है, सिसक के लोग मर रहे हैं। कोई खुदकुशियाँ कर रहा होगा, कोई इज्जतें बेच रहे हैं, कोई बच्चे बेच रहा है। खुदारा इस मुल्क के वतन के लिए सोचें, माशी पॉलिसी लाएं। पहली बात तो हमारे पास फंड नहीं है। जब हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए तो चंद अशराफिया कट क्यों नहीं करती? अशराफिया की तनख्वाह पुरानी तनख्वाह की जाए, इनके सफरी अखराजात ख़त्म कर दिए जाएँ, पेट्रोल फ्री ख़त्म कर दिया जाए। यही काफिला चल रहा है, 30 गाड़ियाँ 35 गाड़ियाँ। ये तो हुकूमत वक्त ही पेमेंट कर रही है। ताजिर बरादरी के लिए कोई खुशखबरी आई है बजट में? आप ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, नुमाइंदगी करते हैं, कराची की मशहूर जोड़िया मार्केट जो है वो आपकी तरफ देख रही होती है, तो क्या रिलीफ मिला है? अगर जो दालें इंपोर्ट करने वाले हैं, जो चावल इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, क्या कुछ मिला है कहीं कोई रिलीफ? एक्सपोर्ट जो हमारा पिछले सालों में था उसका तो हाफ भी नहीं हुआ। इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन हमारे यहाँ कर नहीं पाते हम। इंडिया भी अच्छे चावल दे रहा है, और थाईलैंड, वियतनाम वो भी दे रहे हैं चावल, तो उनके रेट कम हैं और पाकिस्तान के थोड़े हाई हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। आप यकीन माने कि ये जो मुश्किलात आने वाले दिन में है, कि जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 10 लाख टन हम प्रोक्योरमेंट करेंगे गंदम की, मुझे बताएं आज तक एक दाना नहीं आया। वजह क्या है? वजह आपको पहले सोचनी थी।
इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म में 85 रुपये की गंदम आज 115 में पहुंच चुकी है। आने वाले जो वक्त है, बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भी जाएगा, 200 रुपये किलो आटा वहाँ भी बिक रहा है। आप ये सोचते जाएं, और रिटेल बेस पे 160 रुपये में आटा बिक रहा है, 170 रुपये में बिक रहा है। तो रिटेल बेस पे तो कंट्रोल है ही नहीं। अब दालों में जो कमी वाक़ई हुई है, इंटरनेशनली हुई है। 200 रुपये किलो दाल चने की दाल है, 215 रुपये मसूर की दाल है, 350 रुपये माश की दाल है। यही आप दाल लेने जाएंगे तो 500 रुपये की मिलेगी। अब 11-21 चावल जो सबसे अच्छा चावल होता है वो 370 रुपये हमारे यहाँ, वो 600 रुपये किलो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है रिटेल पे। तो इसके ऊपर 30-35% पे जब आप कदगन नहीं लगाएंगे, उनको प्रॉफिट रेशो इतना कि आप ये बताएं कि चालान करना हल होता है किसी चीज़ का। जब हमारे ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं, ये सब महकमे कहाँ सोए हुए हैं, इनको जागना है तो गरीब को कोई रिलीफ मिलेगा। आधा पाव लेने वाला वो खुद परेशान होता है। आधा पाव मैंने सुना नहीं है, 1 किलो आटा लेते सुना नहीं है, देखा है अभी। आधा किलो आटे लेते भी देखा है कि एक वक्त की रोटी खा रहे हैं और चाय तो बहुत मुश्किल है अब, यानी पानी से या प्याज से खा रहे हैं। खुदारा इस वतन अजीज़ के लिए जो बेरोज़गारी है 40% से ऊपर जा चुकी है, नौजवान नस्ल जो बेरोज़गारी पे इतनी क्या करे। लाइन आर्डर के मसाइल होंगे इसमें भी जाके आगे कि खाने कोई नहीं होगा तो लूटेंगे। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें। ये 83,000 अरब हम चुकाएंगे जब हमारा कुछ रिलीफ मिलेगा। अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान को। अपनी जो पैदावारी सलाहियत है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब आप सनतों में इजाफा करें, जब आपका जो मईशत है उसका पहिया चलता रहे, कारोबार में इजाफा हो, एक्सपोर्ट आपकी बढ़े। जो गैर ज़रूरी अशिया जो कि एक अरसे दराज से हम सुनते आ रहे हैं माहिरीन से कि उसकी इंपोर्ट बंद की जाए, उस पर रोकथाम लगाई जाए। और उसके साथ साथ इन मुश्किल हालात में भी अगर आवाम दोस्त बजट बनाया जाए जिसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि आवाम को मिलनी होती हैं, जैसे कि बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया, इस तरह के मामलात, अगर उसमें कोई बेहतर रिलीफ फराहम किया जाए तो यकीनी तौर पर ये बजट एक आवाम दोस्त और अच्छा बजट साबित हो सकता है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। बजट पर जहां बहुत सारे एतराज़ात हैं, वहीं कुछ पॉइंट्स पर माहिरीन ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ रिलीफ भी नज़र आया, जैसे कि तनख्वाहदार तबके की बात कर ली जाए, उसके स्लैब्स बनाए गए हैं, या सुपर टैक्स और सालाना जो आमदनी है उसके ऊपर टैक्सेस में जो चंद फीसद कमी की गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें मिलाकर आज का जो मौजू है यकीनी तौर पर वो आवाम के लिए बड़ा अहम है। और आवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब हमने प्री बजट प्रोग्राम किया था कि आने वाले दिनों में जब बजट पेश किया जाएगा तो इन मुश्किल हालात में, इस महंगाई के दौर में आवाम को सुख का सांस मिलेगा जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला बजट कराची वालों के लिए, मुल्क भर के लिए अच्छा बजट साबित हो और एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।